चलिए तो करते हैं इसकी शुरुआत। सेट नंबर कौन सा था? 31वां, यानी कि 31 है ना, 31 जो है ये सेट नंबर है। और शुरुआत करेंगे हम लोग बेसिक हिंदी और जीएस पे, है ना, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड का एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देख लिया है, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है 31 पार्ट ए। और आज हमारा पार्ट बी जो है ये डिस्कस होने वाला है। ठीक है, चलिए, बीच में मैं 2 दिन नहीं आ पाया था, एब्सेंट था, सो इस वजह से ये थोड़ा सा डिले है ना, बट ठीक है, आज जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न है हिंदी के सबसे पहले, और आजकल आप लोगों ने पैटर्न देख लिया। जिन लोगों ने अभी अभी उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम दिया है तो उनको समझ आ गया कि भाई हिंदी में हिंदी से ज्यादा उत्तराखंड पूछा जा रहा है। उत्तराखंड या तो सिलेबस से, मैं तो कहता हूँ आयोग से रिक्वेस्ट करो कि भाई हिंदी हटाई दो सिलेबस से, जब पूछनी ही नहीं हिंदी। जब आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब नहीं पूछ रहे हो तो आपने सिलेबस में दिया क्यों? क्यों हमें इतना पढ़ने को दे रहे हो, परेशान कर रहे हो ना? सारा कुछ डाल दिया भाई, कुमाऊनी, गढ़वाली और ये सब जो है चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत डालो, तो आप इसको उत्तराखंड के सिलेबस में ऐड कर दो। 40 नंबर की उत्तराखंड है तो वहां भी तो ऐड हो सकता है ना, उसको हिंदी में देने से क्या मतलब बनता है? खैर चलिए, अब पैटर्न ऐसा बन गया तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछता है आपसे कि दोफरा का बटोई छैलू बैठी जा, ये किसकी गीत रचना है? एंड योर ऑप्शंस आर प्रीतम भरतवाण, नरेंद्र सिंह नेगी जी, या किशन महिपाल जी, या फिर मंगलेश अग्रवाल। तो राइट आंसर क्या लिखेंगे इसका? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को जो है शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, खैर कम ही सुना होगा। अब नई जनरेशन कहाँ प्रीतम भरतवाण और कहाँ जो है नरेंद्र सिंह नेगी को सुनने जाएगी। आजकल तो भाई जमाना चल रहा है किसका? नए सिंगर्स का, है ना। तो आप लोगों को बता दूं, एक एल्बम आई थी नरसिंह नेगी जी की, जिस एल्बम का नाम था छुयाल। तो उसी छुयाल एल्बम में इन्होंने जो है ये गाना गाया था। सुना है आप लोगों ने? सुरेश नहीं सुना? अच्छा, मेरी आवाज इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं। वो कुछ ऐसा था, दोफरा का बटोई छैलू बैठी जा घड़ेक, छैलू बैठी जा घड़ेक रे, तिसलू पराण ले कि तीसु कब तेरेलू, छैलू बैठी जा घड़ेक रे। तो मतलब ऐसी कुछ उसकी पंक्तियां हैं। और उस एल्बम का नाम क्या है? एल्बम का नाम है छुयाल। अब इससे ज्यादा तो खैर नहीं पूछता, रामा कैसेट्स आती थी उस टाइम पे, हम लोग बहुत सुनते थे, है ना। अनिल बिष्ट जी के द्वारा इसका संपादन बढ़िया ढंग से किया गया है। सो खैर, तो जो ये राइट आंसर आएगा उसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई आपसे उत्तराखंड के फोक सिंगर्स या उनके फोक जो है जो भी सॉन्ग है उनके बारे में पूछ लेता है सवाल। खैर चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ये तद्भव पूछ रहा है, तत्सम नहीं। तो तद्भव कौन सा है इसमें से? सोना है। और सोने का तत्सम क्या होगा? अगर इसके तत्सम की बात करें तो तत्सम क्या हो जाएगा इसका? स्वर्ण हो जाएगा। तो तत्सम क्या है इसका? स्वर्ण आएगा ना। अब ऐसे ही मतलब देखो, बाकी के ये जितने भी हैं ये सब क्या है? ये तत्सम है। अब इनके तद्भव बदलिए। जैसे कर्म का मतलब क्या होता है? इसका तद्भव क्या होगा? तो कर्म का तद्भव होगा काम। आप जैसे काम करते हैं ना, कर्म करना, काम करना। ऐसे गौ क्या है? गाय है, ऑब्वियसली। गौ क्या है? गाय है। और विद्या क्या है? विद्या को वेद कहा जाता है, या विद्या को जो है आज भी हम लोग विद्या के रूप में बोल सकते हैं। तो ये वेद या विद्या के नाम से जो है जान सकते हैं आप लोग। सो राइट आंसर क्या है इसमें? तद्भव पूछा था, तो तद्भव इसमें क्या है? सोना है। तो दूसरे का राइट आंसर विल बी डी। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन जो है असत्य है? फिर से वही हमारे जो है लोकल टर्म्स जो है, हमारे स्थानीय जो शब्द हैं, जैसे उठें। उठें का मतलब क्या होता है? जरा उठें खिसक, जरा उठे चली जा। तो इट मीन्स कि ये क्या है? ये है उस तरफ। यख, यख आज बहुत ज्यादा बर्फ होनी देहरादून में, होनी चाहिए ना। तो यख क्या है? यख है यहां। इसी तरीके से निस, तो निस का मतलब ऊपर नहीं होता, बल्कि निस का मतलब होता है नीचे। नीचे। और ऊपर के लिए क्या शब्द आता है स्थानीय भाषा में? क्या बोलते हैं? मंडी, मल्ली। अच्छा, जैसे, और नीचे को तल्ली। तो तल्ली नीचे हो गया, मल्ली। ये भी पूछ सकते हैं भाई आपके स्थानीय क्षेत्र में, अगर तल्ली का मतलब क्या है? नीचे, है ना। तो इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि मल्ली जो है ये है ऊपर। अच्छा, कहां पर है आपका ये? कुमाऊं। अच्छा, कुमाऊं में मतलब साइड में जो है ये बोला जाता है। हमारे वही बोलते हैं निस मतलब नीचे, और एंच हमारे यहाँ एंच बोलते हैं भाई। मेरे टीरी में, मेरे घनसाली में तो एंच बोलते हैं, है ना, कि एंच बैठू जी, एंच। तो हमारे वहां एंच बोलते हैं, बाकी मुझे नहीं पता, तो ये आप लोग जान लेना, लाइक दैट। अब कह रहा है जख, जख मतलब जहां, है ना। तख, वख, यख। तो ऐसे हमारे क्या है कुछ स्थानीय
जो है शब्द आते हैं, गलत पिक करना था, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, बाकी सारे ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एक तरफ है जी हमारे पास में लैंग्वेजेस और दूसरी तरफ है उनकी स्क्रिप्ट्स। जैसे पहली लैंग्वेज है मराठी, तो मराठी की स्क्रिप्ट क्या है आपने बताना है। दूसरा है उर्दू, उर्दू की स्क्रिप्ट क्या है। फ्रेंच की स्क्रिप्ट क्या है, और पंजाबी की स्क्रिप्ट क्या है। अरे कुछ नहीं तो पंजाबी पे तो मैं श्योर हो जाऊंगा ना कि पंजाबी गुरुमुखी है, यानी कि आपको बी में क्या देखना पड़ेगा, 2 देखना पड़ेगा। बी में नहीं, कौन सा था, डी। डी में जो है आपको 2 देखना पड़ेगा, और डी में 2 एक ही जगह है। मैंने कहा ना ये एलिमिनेशन मेथड बहुत बढ़िया होता है ना। यहाँ कंफ्यूज नहीं होने, विच मीन्स कि मराठी को आप देवनागरी में लिख लेते हो, उर्दू जो है उसको आप फारसी में लिखते हो, फ्रेंच जो है वो रोमन में लिखी जाती है जस्ट लाइक इंग्लिश, और जो है पंजाबी जो है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो राइट आंसर इसका बन जाता था ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कोई टफ बात है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारूपण शब्द का पर्याय क्या है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रारूपण, या प्रारूपण किसको और हम लोग कह सकते हैं। देखो, प्रारूपण को आलेखन, मसौदा या ड्राफ्टिंग, तीनों जो है कह सकते हो। तो इसको आप ड्राफ्टिंग भी कह लीजिए। अब देखो ड्राफ्टिंग होता क्या है, देखो मसौदा क्या होता है, किसी भी पत्र के उत्तर का एक कच्चा रूप तैयार कर लेना। कोई भी हमारे पास में पत्र है, कोई भी हमारे पास में लेटर है, उसका एक कच्चा रूप तैयार करते हैं। अच्छा, ड्राफ्ट जो होता है वो पक्का तो नहीं होता, वो एक जो है मसौदा होता है कि भाई लीजिए हम ऐसा बनाएंगे। जैसे भारत का संविधान बना तो उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी ना, कि आप बताओगे कि ये कैसे बनना चाहिए। तो उन्होंने एक रफ जो है क्या दे दिया, आइडिया दे दिया कि ऐसा 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 हमारे देश का संविधान होना चाहिए। और तब जो है मीटिंग्स बैठी, और तब प्रॉपर उसका क्या किया गया, संविधान को जो है लिखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा इस हिसाब से, 5वीं का ऑप्शन नंबर डी आएगा। इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सवाल जो है बढ़िया हो सकता है। निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना है आप लोगों ने। कह रहा है कि इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है। इस वाक्य में 2 उद्देश्य। पहली बात तो जहां 2 लिख दिया, 2 उद्देश्य तो है नहीं, इसको हटा दो। इस वाक्य में उद्देश्य है परंतु विधेय नहीं है, ऐसा नहीं है। या उपरोक्त सभी कथन गलत है, जब ये 2 गलत है। अब देखो इसमें क्या है, निर्मला झाड़ू लगाती है। अब इसमें एक है उद्देश्य, एक है विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता की बात चल रही है, और विधेय का मतलब क्या है, बाकी जो उसमें क्रिया हो रही है ना, तो ये बाकी पूरी क्रिया हो रही है। जैसे मान लीजिए इसमें निर्मला क्या है, उद्देश्य है, कर्ता है, इनके बारे में बात हो रही है, और झाड़ू लगाती है, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विधेय। तो इट मींस कि यहाँ पर जो राइट आंसर आना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 6 का राइट आंसर ए लिख लीजिएगा, राइट। चलिए 7th क्वेश्चन पे आओ। एक तरफ आप लोगों को बता रखा है कि थारूवाड़ क्षेत्र क्या कहलाता है ना, यह थारूवाड़ क्षेत्र कहलाता है। काशीपुर, ये जसपुर है, हल्द्वानी, लाल कुआं, किच्चा, पंतनगर, या खटीमा जो है सितारगंज। क्या राइट आंसर आएगा, खटीमा सितारगंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो ना ये सारे उत्तराखंड हो गया, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे इसी तरीके से। मुसे गाँव गाँव बिराऊ हनी हसी खई, ध्यान से देखो, मुसे गाँव गाँव बिराऊ हनी हसी खई। मुसे मतलब चूहे, और बिराऊ मतलब बिल्ली। अब चूहे बिल्ली का खेल खेलना, ये पहला वाला सही है। मुसीबत में भी खुश रहकर संकट हंसते हंसते झेल लेना, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका मजाक बनाया जाना। यह जिंदगी एक खेल है जिसे संकट एवं खुशी के वक्त समभाव से जीना चाहिए, ना कोई दुख ना कोई खुशी। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसी में पता क्या आएगा, देखो, मुसे गाऊंगा बिराओ हनी हंसी की, यानी कि मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाना, ये क्या है, ये इस जो है लोकोक्ति का सही अर्थ निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 9th पे आओ। नौ कुंवारी ब्याह, अब जरा इसका बताओ, नौ कुंवारी ब्याह, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। असमंजस की स्थिति में होना, कार्य में अत्यंत जटिलता होना, गांव में कुंवारी कन्या का विवाह होना, या जो है थोड़ा अपने स्वभाव से अलग यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचो। अब देखो मान लीजिए भाई कि एक व्यक्ति है, अब उसके घर में बिटियाएं हैं, एटलीस्ट 9 बिटियां हैं जो सारी की सारी कुंवारी हैं। तब उन बिटिया का विवाह करवाना वो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा मतलब कह लीजिए टास्क है, चैलेंज है, एक मुसीबत ही मान लो। मुसीबत नहीं कर रहा मैं लड़कियों को, अन्यथा मत लेना मेरे शब्दों को, ठीक है। तो यानी कि जहां कार्य में अत्यंत जटिलता होगी, इस काम को करने में काफी मतलब समय लगेगा, काफी परेशानियां भी आएंगी, है ना। तो 9 कुंवारी ब्याह, 9 कुंवारियों का विवाह करवाना लाइक दैट।
तो इट मीन्स किसका राइट आंसर जो बन सकेगा उसमें हम लोग ऑप्शन नंबर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। किसी भी कार्य में जो है अत्यंत जटिलता, अत्यंत जो है कठोरता होना, तो उसके लिए आएगा नौकवारी या ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो जी, एक तरफ आपको पूछ लिए हैं आभूषणों के नाम, ऑन द अदर साइड इनको पूछ लिया है कि कहाँ जो है किस अंग में पहना जाता है। जैसे कनफूल है तो कनफूल कहाँ पहना जाएगा, है कनफूल, कन मतलब कान, और कान का फूल क्या हो जाएगा, कनफूल हो जाएगा। तो यानी कि एक का तो आंसर दो होना चाहिए, राइट। तो अगर एक का दो आंसर है तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड में देखो कहीं भी किसी में भी दो नहीं लिखा हुआ, विच मींस बुलाक नाक में पहनते हैं, देखा आपने बुलाक में किसी को, या नाक के बीचों बीच यहाँ जो है छेद कर उसको जो है लटकाया जाता है, राइट। ऐसे जो है धागुला, हमारे घरों में जब छोटे बच्चों का जन्म होता है या मुंडन में जाते हैं तो मुंडन में एक रिवाज है, मेरे गढ़वाल में तीरी में तो है भाई, कि हम लोग धागुली बनवाते हैं। तो धागुले होते हैं, मेरे भी होंगे शायद बचपन के, आई डोंट नो, मम्मी को पूछूंगा आज, है ना। और तिमण्या क्या हो जाएगा, तिमण्या हो जाएगा गले का आभूषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आभूषण पूछे जाते हैं हर बार। आप लोग जो है होमवर्क में मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि ठ्वाक कहाँ पर पहना जाता है, ठ्वाक क्या है और वो जो है किस अंग में पहना जाता है, ये आपके लिए, ठीक है। 10th 11th आ जाओ। कौन सी रचना जयशंकर जी की नहीं है, अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जो है बहुत बार पढ़ लिया है। सोचो जल्दी से, हिंदी में लगभग में हर एक जो है कह लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में ये सवाल जरूर करा रहा हूं। नो आइडिया, चलो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अणिमा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बट सवाल ये है अणिमा किसकी रचना है। चलो हमने कह दिया कि जयशंकर जी ने अणिमा नहीं लिखा, तो अणिमा किसने लिखा, थोड़ा नाम निराला है लेकिन आप बता दोगे। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये इन्होंने लिखी है। अगर हमसे अणिमा पूछेगा तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब जो है उन्होंने लिखी है। बाकी कामायनी, लहर, आंसू, ये सब जो है जयशंकर जी की रचनाएं हैं। और मैं प्रीवियस लगभग हर एक क्लास में जो है ये करवा चुका हूँ, सो मैं यहाँ पर बार बार इतना समय जो है नहीं दे पाऊंगा, इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है। प्रीवियस सारे एग्जाम में मैंने जयशंकर जी का और निराला जी का और बाकी जितने भी बड़े वो है राइटर्स है हमारे, उन सब के बारे में लिखा है। हिंदी के साहित्यकारों के बारे में जाना है। सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं होता, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कितने अंग होते हैं इसके, 3 भाग, उत्तम, मध्यम और अन्य। सबको पता है ना, उत्तम पुरुष में वक्ता जो बोल रहा है, मैं, मुझे, मेरा, मैं, मुझसे, है ना, हमसे, हमारा। मध्यम मतलब जो सुन रहा है, तू, तुम्हारा, तेरा, तुमसे, है ना, आप, आपसे। और अन्य मतलब न तो श्रोता न वक्ता बल्कि कोई तीसरा, कोई अन्य, वो, उसने, उसका, उसके, उसको, लाइक दैट। तो जो अन्य की बात करता है होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, निश्चय ही होता है ना, कुछ चीजें निश्चित होती है कि भाई यह पुस्तक मेरी है, तो ये पुस्तक जो है मेरी है ना, तो भाई ये निश्चय है। अनिश्चयवाचक, जहां पर निश्चय ना हो, है ना, दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चय है, नहीं पता कौन है। लेकिन अतिवादी सर्वनाम हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा, तो अतिवादी सर्वनाम जैसा कुछ होता नहीं। तो इस सर्वनाम के भेदों में जो है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना, तो सर्वनाम में क्या नहीं है, अतिवादी नहीं है। चलो ये भी एक मजेदार सवाल है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हम लोगों ने पढ़े हैं। ना करने योग्य, जो ना किया जा सके, है ना, जहां ना पहुंचा जा सके, जिसे, जिसके पास कुछ ना कुछ हो, सॉरी, जिसके पास कुछ ना हो, जिसकी गिनती ना की जा सके। पहले बताओ, जिसकी गिनती ना हो वो क्या होगा, अगणनीय, यानी कि जो है डी का क्या आना चाहिए, डी का आना चाहिए 2, और डी का 2 एक में ही है। यानी कि देखो, ना करने योग्य, तो ना करने योग्य में क्या आ रहा है, आकरणीय, ये हो गया जी ना करने योग्य, आकरणीय। ऑप्शन ए का क्या बन रहा था, ऑप्शन नंबर 3 बन रहा था। जहां पहुंचा ना जा सके वो अगम्य होता है, और जिसकी गिनती ना की जा सके वो हो गया क्या, छोटा क्या, हाँ, जिसके पास कुछ ना हो तो वो क्या है, वो है अकिंचन। तो इट मीन्स के राइट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। कहा ना कि एलिमिनेशन मेथड को यूज करो और एलिमिनेट करते हुए चलो, आराम से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 14th पे आओ, ठीक है। राहुल घर जा रहा है, प्रश्नवाचक है कि नहीं, आप बताओगे। राहुल घर जाओ, संदेह वाचक है कि नहीं, है ना। क्या राहुल घर जा रहा है, ये विधिवाचक है कि नहीं। शायद राहुल घर जा रहा है, ये आज्ञार्थक है कि नहीं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही करो। बताओ कि राहुल घर जा रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है, संदेह, प्रश्न, विधि, या फिर जो है आज्ञावाचक। या राहुल घर जाओ, अगर मैं कहता हूं कि सुरेश घर जाओ, तो वो एक तरीके से आज्ञा है, तो बी का क्या होना चाहिए, बी का
देखो ना, जैसे मैंने कहा कि राहुल घर जाओ, तो बी का क्या होना चाहिए? आज्ञा होना चाहिए, पक्का। इसमें तो कहीं क्वेश्चन मार्क है भी नहीं ना, तो ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा, प्रश्न मिसटाइप तो नहीं। चलो पहले का क्या हो सकता है, सोचो अभी अभी। पहला का विधिवाचक होगा, चलो ठीक है। तो इट मीन ये ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, यही तो है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि राहुल घर जाओ, तो इसमें सीधे सीधे एक आज्ञा है ना, है ना। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें वो देखना है कि सबसे सटीक क्या है, कि राहुल घर जाओ, तो भाई ये कोई आज्ञा दे रहा है, यानी बी का 4 बनाओ। अब यहाँ लिस्ट चेक करो, बी का 4 किस में है, एक में है, तो हमें आंसर यहाँ से भी मिल जाएगा। राहुल घर जा रहा है, ये क्या है, विधिवाचक है। क्या राहुल घर जा रहा है, क्या लग गया है, तो इसमें प्रश्नवाचक आ गया, ये एक आ जाएगा। और शायद जहां लग गया वहां संदेह आ जाएगा, तो राइट आंसर इसका डी बन रहा था। उत्तराखंड स्टेट ऐसे सवाल पूछ लेता है, बेसिक सवाल पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अनुधर्एषण, अन्वेषण, अन्वेषण में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अब ये कितनी बार हम लोगों से पूछेगा और कितनी बार हम लोग इसको जवाब देते रहेंगे कि अन्वेषण में क्या हो रहा है जी। देखो, अनु में छोटा ऊ है प्लस यहाँ ए है, और ऊ धन ए मिलाएंगे तो उए, क्या बन रहा है, उए। और व या र जहां भी आ जाए वहां पर यण संधि होगी। गुण में क्या होता है, ए ओ अर हो जाता, तो ये गुण हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, थोड़ा और जल्दी बात करेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। अब देखो, प्रभु राम मैया सीता से, प्रभु राम जो है मैया सीता के बिछड़ने पर, जब मैया सीता बिछड़ी थी, है ना, जब रावण उनका हरण करके ले गया था, तो उस समय जो है प्रभु राम कह रहे हैं कि हे मृग, हिरण से पूछ रहे हैं कि हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, क्या तुमने जो है माँ सीता को देखा है? तो वो आसपास, मतलब प्रभु राम क्या कह रहे हैं, जो भी है पेड़ पौधे जानवर, है ना, पर्वत नदी नाले झरने, सब से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मैया को देखा, मतलब वो मैया क्यों बोलेंगे, क्या आपने जानकी को देखा है, क्या आपने जो है सीते को देखा है। तो अब यहाँ एक चीज बताओ, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो वस्तुओं से प्रभु राम पूछ रहे हैं वो सारी निर्जीव वस्तुएं, लेकिन उनमें प्रभु राम सजीवता को ढूंढ रहे हैं। जब कभी किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बता दिया जाए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। फिर कह रहा हूं, जहां पर किसी निर्जीव को सजीव बता दिया जाए वहां पर क्या होता है, वहां मानवीकरण होता है। एक और उदाहरण सुनिए, जैसे देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। अगर मैं ये कहूं कि देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, तो सोचो जरा इसमें कौन सा अलंकार है? सर इसमें मानवीकरण है। क्यों? क्योंकि आपने वृक्ष को बोल दिया कि वृक्ष फूट फूट कर रोया। क्या कभी किसी पेड़ को रोते हुए देखा? नहीं ना। तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वृक्ष को जो है इस पूरे अलंकार में सजीव बता दिया गया, कि जैसे हम आप लोग रोते हैं तो ऐसे ही जो है वृक्ष भी रो रहा था। तो वहां मानवीकरण है। आई होप सो आप लोग समझ गए। उपमा में बहुत बार बता चुका हूँ, उत्प्रेक्षा बता चुका हूँ, रूपक बता चुका हूँ। कुछ काम आपके होमवर्क के लिए भी छोड़ देने चाहिए मुझे, तो ये प्लीज देख लेना। उपमा में जहां तुलना हो रही है, उत्प्रेक्षा में क्या हो जाएगा, उपमय में जो है उपमान की संभावना छुपी होती है। और इसकी पहचान कैसे होती है, जनु जानो जनहु मनु मानो मनहु, लाइक दैट। और रूपक मतलब जहां पर उपमेय और उपमान लगभग जो है एक समान नजर आते हो, एक समान दिखते हो। जैसे हमने कितनी बार कह दिया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, है ना, तो लाइक दैट। चरण कमल बंधु हरिराई, तो लाइक दैट, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, मैं डिटेल इससे प्रीवियस सेशन में आपको कई बार जो है बता भी चुका हूं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पैनल का एक्सपायरी करीब आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, करवाएंगे चलो इसको भी कुछ। ये हो गया डन। चलिए नेक्स्ट आओ 17, झिक्कल कामची उडाइली। ये बुक देखिए, एक बुक है ना, एक जो है डिक्शनरी है। और इस डिक्शनरी में क्या है, अब देखो, उत्तराखंड की लोक कथाओं का संग्रह है, लोक गीतों का संग्रह, उत्तराखंड की भाषाओं का या कहावतों का कोश है, या उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश है। तो इट मींस कि इसमें हम लोग ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कंफ्यूज कर सकते हैं। एनी आइडिया क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? नो, चलिए ऑप्शन डी लिख लेना इसका। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। देखो अब आप एक चीज समझो, जो ये है ना बुक, इसमें कहते हैं कि लगभग जो है 13 भाषाओं के 1500 से भी ज्यादा इसमें शब्द हैं। जो उत्तराखंड की हमारी 13 स्थानीय भाषाएं हैं ना,
तो इस 13 स्थानीय भाषाओं से लगभग 1500 इसमें जो है शब्द है। ये शब्द का एक शब्दकोश है। जैसे आप लोगों को उत्तराखंड में पूछ नहीं रहा है, तो आप चाहो तो इसको खरीद लेना, इसको पढ़ लेना। इसका जो संपादन किया ना, जब आप बुक लेने जाओगे तो बोलोगे भाई कौन सा राइटर है, किसने इनका संपादन किया है, कौन जो है, कौन सी बुक आपको चाहिए। तो तब आप संपादन में इसका नाम, दो लोगों का नाम ले सकते हो। कौन कौन से? एक है चंद्रकला रावत और दूसरे उमा भट्ट। तो चंद्रकला रावत और उमा भट्ट इन्होंने ये लिखा है, उमा भट्ट और चंद्रकला रावत। हालांकि ये किसी एग्जाम में आई डोंट थिंक सो अलग से पूछेगा कि कौन संपादक है ना, लाइक दैट, बट ठीक है, इसमें हम लोग जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? अच्छा, इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, 18 में से एक साथ पढ़ लेते। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछता है कि अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है इसमें से। तो इसमें से अर्धविराम कौन सा है? ऑप्शन बी पहला वाला क्या है? हाँ हाँ, इंग्लिश में सिर्फ ये देखो, ये कॉमा है। पूर्ण विराम इंग्लिश में है, हिंदी वाला नहीं। हिंदी में होता तो हमें यू लगाना पड़ता पूर्ण विराम, है ना। तो इंग्लिश में है ये, चलो इसको छोड़ो। ये कौन सा है? विस्मयादि बोधक है, बिल्कुल सही है, ये विस्मयादि बोधक है। और लास्ट वाला, ये तो खैर कोष्ठक है, तो इतना बड़ा सवाल है नहीं, वन लाइनर है, फटाफट समझो, है ना। चलिए नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे कि निम्न में से प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? अति, अति प्रत्यय उपसर्ग। कैसे? अतिक्रमण, तो अतिक्रमण में अतिधन, तो ये तो उपसर्ग है ना, ये प्रत्यय नहीं। नी क्या है? नी भी एक उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, प्रारंभ में नहीं। प्रा क्या है? ये भी उपसर्ग है, ये भी क्या है? उपसर्ग है। लेकिन इक जो है, ये क्या है आपका? ये है प्रत्यय, है ना। इक क्या हो जाएगा? प्रत्यय, जो शब्दों के अंत में जुड़ रहा है। बस जैसे वहां आ गया है ना, तो ये प्रारंभ में नहीं जुड़ेगा, बस यूं आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो प्रत्यय में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19th का राइट आंसर। अब आ जाओ 20th एंड लास्ट। उच्चारण स्थान के आधार पर च किस वर्ग का व्यंजन है? कुछ नहीं करना है आपने, आपने केटीएम लेनी है, सच में मत लेने का खर्चा। क्या? केटीएम 2 याद रखना है। के का मतलब है यहां पर कंठ, टी का मतलब है तालु, एम का मतलब है मूर्धा, डी का मतलब है दंत, और ओ का मतलब है ओष्ठय। अब पहले तो आपने यूं ऐसे लिख देना है, केटीएम 2 से एक ट्रिक बना दी देनी है आप लोगों ने। और अब आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं, तो आपको जो है पूरी श्रृंखला याद होनी चाहिए। सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है? क वर्ग। सबसे पहले क्या आता है? क वर्ग। का के बाद च वर्ग, च के बाद टा या ता, ट ट ठ ड ढ वाला, है ना, मूर्धा। तो ट वर्ग, फिर ता वर्ग, और फिर प वर्ग। अब हमें इजी पड़ गया जी पढ़ना। कैसे इजी पड़ गया? कह रहा है कि चौ, तो जरा देखो यहाँ पर चौ, च छ ज छ, यहाँ है ना, तो वो किस में आ जाएगा? ये सब आ रहा है तालु में। तो अगर यहाँ ऑप्शन में तालव्य लिखा है तो आप तालव्य लिख लीजिए। हाँ, अगर मुझसे स्वर पूछते, ये तो मैंने व्यंजन बनाए ना, अगर मुझसे स्वर पूछते तो कंठ में कौन से स्वर आते हैं? अ आ। तालु में पूछते तो कौन से शब्द स्वर आते हैं? ए ई। मूर्धा में सिर्फ एक आता है, बताओ कौन सा? री। मूर्धा में सिर्फ एक आता है, री। दंत में कोई स्वर नहीं होता, दंत में कोई स्वर नहीं होता, मेरी बात समझो। और औष्ठ्य में बोल के देखो, उ ऊ। तो अगर आप उ ऊ बोलोगे तो ये किस में आएंगे? औष्ठ्य में आएंगे। तो औष्ठ्य में क्या आएगा? उ ऊ आएगा। हाँ, ओ नहीं। अब देखो कैसे, ओष्ठय तो होगा, लेकिन आपको ओ बोलने के लिए कंठ ध्वनि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर हमसे कंठ प्लस ओष्ठय पूछेगा, यानी अगर मुझसे कंठोष्ठय पूछता है, एक साथ लिख लो, कंठोष्ठय, कंठोष्ठय। अगर मुझसे कंठ ओष्ठय पूछता तो यहां पर मैं ओ प्लस औ लिख लूंगा, क्योंकि इसमें कंठ की ध्वनि आ, और जो है किसकी ध्वनि? ओष्ठ की ध्वनि उ मिल रहा है। और मैं इसको देखो अभी बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, जैसे अ धन ऊ पढ़ेंगे तो औ, तो ये क्या बन रहा है? ये औ बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो वहां पर कंठ और जो है साथ में क्या आएगा? ऐसे ए क्या आएगा? ए
कंठ तालु, तो कंठ तालव्य अगर मुझसे पूछे या कंठ तालु पूछे तो कंठ से अ निकला, तालु से ये निकला, तो ये बन जाएंगे ए आई। क्या बन जाएंगे? ए आई, ए आई। तो ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य, और ये उससे पहले ओ आओ कंठ प्लस औशय। अभी ठीक है ना? बस ये हो गया हमारा कंप्लीट मामला। तो ये इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। ये हो गया हमारे हिंदी के प्रारंभिक 20 क्वेश्चन। यहाँ से किसी को कोई प्रश्न लगता है पूछना है तो ऑफलाइन वाले तो खैर यहीं पर पूछ लो, और ऑनलाइन में किसी का प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप जरूर पूछिए। पूछना है कुछ? श्योर? नहीं? पक्का? डन? चलिए गुड। चलो अब थोड़ा सा हम लोग जीएस वाले पार्ट को कवर कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो आपसे क्या पूछता है। 61 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट जो था ये 1923 का है, सही है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का है, सही है। ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट भी 1972 का है, सही है। लेकिन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो था वो 1950 नहीं होकर 1948 होना चाहिए था। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, लेकिन ये उत्तराखंड का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको जो है राइट आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर सी। तो लिख लीजिए आप लोग 61 का ऑप्शन नंबर सी। 62 पे आओ। एक तरफ है जी आपका लिस्ट 1 में एरियाज, और लिस्ट 2 में जो है किस चीज के लिए वो एरिया जो है फेमस है वो लिखा हुआ है। सबसे पहला है इसमें रूर बेसिन। अच्छा यहाँ पर इससे पहले मैं आपको इसके सामने की चीजें बताऊं ना, पहले आपको एक और चीज बता देता हूँ। वैसे जो ओरिजिनली आप लोग रूर प्रदेश देखते हो तो ये कहाँ पर पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। जो रियल रूर है ना ये कहाँ पर है? अब इंडिया का तो हम बाद में कहेंगे ना, ये जर्मनी में है। खैर ये तो खैर वर्ल्ड वाला सवाल है। और रूर इज फेमस फॉर व्हाट? हाँ, रूर इज फेमस फॉर आयरन, स्टील एंड द इंजीनियरिंग। यानी कि एक का 4 होना चाहिए। अब देखो यहाँ एग्जामिनर हमें परेशान कर दे रहा है, उसने सब में 4 दे दिया। होल्ड ऑन। दूसरा आता है फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स रीजन, सेम क्वेश्चन मेरा अगेन कि फ्लैंडर्स कहां पर है? ये बेल्जियम में है। ये जगह कहां पर है? ये जगह है बेल्जियम में। और बेल्जियम की ये जगह फेमस किस चीज के लिए है? कपड़ा उद्योग के लिए है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो यानी कि दूसरे का 1 होना चाहिए। अब देखो हमें आंसर मिल गया कि इसका राइट आंसर बी बनेगा, पहले का 4 दूसरे का 1। फिर तीसरा हमसे पूछ रहा है सेक्सोनी। अब ये बताओ सेक्सोनी प्रदेश कहां पर है? एनी गेस, एनी आइडिया? नो आइडिया, कोई बात नहीं। तो ये प्लेस है अगेन जर्मनी। सेक्सनी इज इन जर्मनी। और ये फेमस किस चीज के लिए? अब तो हमें आंसर वैसे भी मिल गया कि हम लोग जो है सी का आंसर 2 लिखने वाले हैं, यानी कि ये भी फेमस है किसके लिए? केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। अब ये नहीं पूछूंगा वेस्ट बंगाल का है, आपके प्यारे भारत देश में है ना। और वेस्ट बंगाल अब किस चीज के लिए फेमस हो जाएगा? तो दैट इज फेमस फॉर द जूट इंडस्ट्री। पटसन जो है यहाँ पर बढ़िया होता है, तो ये इस चीज के लिए फेमस है। तो राइट आंसर इस हिसाब से क्या बनेगा? बी बनेगा। मैंने कहा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़िया था, लेकिन हाँ सवाल जो है वो तो हमें करने पड़ेंगे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पहले ये बताओ। 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और उस समय लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नेहरू साहब ने की थी। और जो है उसी समय मैंने कहा था कि रात्रि के ठीक 12 बजे रावी नदी के तट पर गए और वहां जाकर अनाउंस किया कि आने वाला 26 जनवरी देश का पहला स्वाधीनता होगा। 26 जनवरी 1930 को हम देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हमें आजादी मिली, हमारा संविधान बना, तो हमने 26 जनवरी का दिन लिया था जिस दिन हमने अपना गणतंत्र जो है घोषित किया और अपना संविधान जो है लागू किया था। राइट, तो ये भी याद रखना। 64 पे आओगे जल्दी से फ्रेंड्स। 64 कह रहा है, देखो एक तरफ ब्राउजर्स के नाम है और दूसरी तरफ उसको किसने निर्माण किया है। ये क्वेश्चन आयोग के ही है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं आपको, लेकिन यहाँ पर मुझे जो गड़बड़ लगी है शायद आयोग ने उस समय करेक्शन किया होगा। खैर चलिए, जैसे हमसे पहला पूछा कि जो फायरफॉक्स है, ये फायरफॉक्स का जो है निर्माण करता कौन है? एनी आइडिया? नो, कोई बात नहीं। तो फायरफॉक्स को बनाया है मोजिला ने। किसने? मोजिला ने। तो यानी कि पहले का 4 होना चाहिए, अभी भी हमें कंफ्यूजन है, रुक जाइए। सफारी, अब जिन लोगों ने आईफोन चलाए हैं, एप्पल जिनके पास है, उनको पता है कि सफारी इज द सेफेस्ट वन। ठीक है, तो सफारी क्या है? सेफेस्ट है। तो एप्पल क्या हो जाएगा? एप्पल का सफारी मतलब सफारी का क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। यानी कि बी का 3 आना चाहिए। अब यहाँ बी का 2 है, यहाँ बी का 3 है, तो हमें आंसर ये मिल गया। तीसरा पूछ रहा है कि जो एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर कौन बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। और कह रहा है कि एक्सेस किसने बनाया? तो एक्सेस ब्लैकबेरी लिख रहा है, लेकिन मैं आपको अगेन कह रहा हूं कि जो एक्सेस है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। लेकिन भाई अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करें अच्छे से
तो इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ देखो दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, ब्लैकबेरी माइक्रोसॉफ्ट, तो इट मींस कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था, सी ऑप्शन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 65, ये पेपर देख लेना, दिया था ना इमला भाई, पेपर दिया था ना, हाँ तो इसका सेकंड पार्ट रह गया था, मैं बीच में 1-2 दिन नहीं आ पाया था ना क्लास करवाने, तो इसलिए आज ही करवा रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये कितना बेसिक सवाल है कि आपकी वोटिंग एज आज 18 साल है, लेकिन हमेशा 18 नहीं थी। 1950 से लेकर 16 अक्टूबर 1989 तक जो था वो आपकी वोटिंग एज 21 साल ही हुआ करती थी। फिर 69 मतलब 88 में इंट्रोड्यूस हो गया था और 89 में इंप्लीमेंट हुआ था, तो जो है उसमें आया था कौन सा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 ने व्यवस्था की कि जो वोटिंग एज 21 है उसको घटा दो, और घटाकर कितना कर दो उसको, बस 18 कर दो। और जैसे मैंने कहा कि जब ये लाया गया था ये प्रोविजन, ये 61वां संविधान संशोधन, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में बदलाव किए गए। 326 में है ना इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, 324 से स्टार्ट होगा, 329 तक आपका इलेक्शन कमीशन है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो अनुच्छेद 326 में जो है क्या किए गए बदलाव। मैंने जैसे कहा कि ये एक्ट भले कब आया था 1988 में, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ, कब से इसने काम करना शुरू किया, तो वो था 28 मार्च 1989। इसलिए मैंने 1989 जहां बोल दूं वो आप लोग समझ लेना। अगर सवाल कई बार ऐसे भी बनते हैं कि ये जो समय था देखो 1988 का, तो उस समय देश में राष्ट्रपति कौन थे, सोचो जरा, बाई चांस वाले सवाल है, और ऐसे सवाल पूछे भी गए, उत्तराखंड तो जरूर पूछ लेता है। तो उस समय राष्ट्रपति थे रामास्वामी वेंकटरमन। तो रामास्वामी वेंकटरमन जो थे वो इस समय थे, मैं शॉर्ट में आर वेंकटरमन लिख रहा हूं, तो आर वेंकटरमन साहब थे। और बताओ जरा उस समय पीएम कौन रहे होंगे, हाँ राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी उस समय जो है पीएम के पद पर मौजूद थे। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। इजी क्वेश्चन था 65। इन अ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ सिंगुलर बिट। तो सिंगुलर बिट किस में रह सकती है, थोड़ा सा फ्लॉप है लेकिन बता दोगे। ये है फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन नंबर बी है ना, तो फ्लिप फ्लॉप लिख लेना इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अष्टांगिका मार्ग में क्या शामिल नहीं है, बताओ। क्या हम लोगों ने कहीं मध्यम प्रतिपदा पढ़ा था, राइट सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव होना चाहिए, है ना। इसके अलावा सम्यक व्यायाम होना चाहिए, ये मैंने आप लोग पढ़ी। सम्यक वाक होनी चाहिए, आपकी जुबान आपकी वाक जो है वो सम्यक होनी चाहिए। सम्यक आपको क्या होना चाहिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। सम्यक व्यायाम, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, और क्या आएगा, सम्यक समाधि। सम्यक क्या होना चाहिए यहाँ पर, समाधि होना चाहिए। ये भी आप लोगों को जो है पूछ लेता है। कितने हुए अभी, 1 2 3 4 5 6, दो कुछ और है भाई, याद दिलाओ। अष्टांगिक में क्या हो सकता है, दृष्टि, संकल्प, आजीव, कर्मांत। एक जो है एक्शन भी होना चाहिए, सम्यक कर्मांत होना चाहिए। और एक और है क्वेश्चन मार्क, आप लोग अपने लिए रख लो होमवर्क, है ना। बताओ जरा, दृष्टि, संकल्प, आजीव, व्यायाम, वाक, समाधि, कर्मांत, और कुछ और छूट रहा है एक, बताओ। इसको जरूर आप लोग जो है बताएंगे मुझे कमेंट में चेक करके, है ना। अब हर चीज मुझे ही मत दिया करो भाई, ध्यान रखने के लिए। और ये बताओ, अष्टांगिक का मार्ग किस फिलॉसफी से रिलेटेड है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्धिज्म में दुखों को दूर करना है ना अगर आपने, तो दुखों को दूर करने के 8 रास्ते बताए गए, और उन 8 रास्तों में सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाक, सम्यक समाधि, सम्यक कर्मांत और सम्यक स्मृति आती है। आप लोग तो याद नहीं करोगे ना, मुझे ही करना पड़ेगा। सम्यक स्मृति आती है। तो ये हमारे 8 मार्ग हो चुके हैं। अब आपको लगता है सर ये 8 मार्क नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ लिया है आयोग ने, ये आयोग के ही क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं अभी। तो आयोग का ये सवाल पूछा गया था, तो राइट आंसर इसमें क्या नहीं पूछा है, तो मध्यमा प्रतिपदा इसमें नहीं पूछा गया। सैगा मृग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से आता है, बताओ। गाने तो खूब सुनते हो, मृग नहीं, मृग नहीं, नो आइडिया। चलिए ऑप्शन नंबर लिख लेना सी, ये मध्य एशिया में मिलते हैं, कजाकिस्तान में, है ना। कजाकिस्तान में सबसे बढ़िया ढंग से मिलेंगे आपको। बाकी आप एक चीज बताओ ना, हर जगह कुछ ना कुछ फेमस है, जैसे न्यूजीलैंड में वैसे बहुत सारे जानवर है, लेकिन सबसे फेमस ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कंगारू है। नहीं बोलते हम जो है ऑस्ट्रेलियंस को कंगारू। ऐसे ही जब न्यूजीलैंड से भारत आते हैं क्रिकेट खेलने, तो हम कहते हैं भाई कीवी आ गई, क्रीवी मत लिखना है, कौन है, कीवी आ गए, तो इनको कीवी कहते हैं, KIWI वाला कीवी। और कजाकिस्तान में आप लोगों ने कहते हैं मुख्य रूप से जो है सैगा मृग जो है यहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर लिख लीजिए सी ऑप्शन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी एजेंसी करती है गाइस, ये नहीं बताया तो फिर, हाँ
CSO, ऑप्शन नंबर डी लिख लो इसका। एक लाइन का सवाल है, कितनी बार पूछोगे गाइस? और बताओ CSO का गठन कब हुआ था? नो आइडिया ना, मतलब इकोनॉमिक्स खुली नहीं है। इसका गठन हुआ था 2 मई 1951 को, है ना। नीति आयोग तो नहीं पूछोगे तो चलेगा, 2015 में बना। RBI का गठन कब हुआ था? 1935। ठीक है, दिन भी बताओगे या नहीं? और IS, हाँ ठीक है, ISI का गठन कब हुआ था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये कब बना था? ये पुराना है, आजादी से पहले 1931 में, 17 दिसंबर 1931 को ये जो है बना था, तो ये 1931 का है ना। ऐसे भी सवाल कई बार बन जाते हैं। तो आपसे पूछा है कि नेशनल इनकम को कौन जो है बताता है, तो वो हमारा CSO बताता है। अच्छा ये भी बता दो, CSO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? CSO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये तो नहीं बताना कि व्हाट इज नेशनल इनकम। एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत देश के भीतर या जहां पर भी भारत के नागरिक हैं उनके द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था? सवाल उत्तराखंड में होना चाहिए था, कोई बात नहीं, GS में है, देख लेते हैं थोड़ा सा। बताओ क्या लिखोगे इसका राइट आंसर? शायद 13 जुलाई 2013 में, तो ये 13 जुलाई 2013 को है, 13 जुलाई 2013 को, है ना। कि कौन थे इसके पहले अध्यक्ष? उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष पूछ लेता कई बार, वो थे विजेंद्र जैन। अगर पूछा ना इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो थे विजेंद्र जैन। अच्छा ये भी पूछ लेगा कि वर्तमान में कौन है फिर, क्योंकि अभी तक तो इसमें सिर्फ जो है ये दूसरे व्यक्ति आएंगे, तीसरे हैं एक्चुअली जो अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में इसमें अखिलेश चंद्र शर्मा, वर्तमान जो अध्यक्ष है ना वो है अखिलेश चंद्र शर्मा जी। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, जहां आप बैठकर पढ़ रहे हो? सिटी ऑफ लव, दैट इज देहरादून। तो देहरादून में है जी। सिटी ऑफ मोमो भी कह लो, लीची नगरी कह लो, ये हमारा देहरादून है, ठीक है। खैर चलिए, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी डिवाइस कौन सी है भाई? अच्छा ये कैशे होना चाहिए, लेकिन कैशे को इंग्लिश वाला कैश नहीं लिखना, इसको है तो कैश, लेकिन कैश ऐसे थोड़े ना लिखते। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कैश, ऑप्शन नंबर सी, कैश। थोड़ा और जल्दी चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 72। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? राइट आंसर लिखना 16, ऑप्शन नंबर बी 16 इसका जो है राइट आंसर लिख लीजिएगा। हेक्साडेसिमल में 16 आता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द मॉडर्न कंप्यूटर? आजकल के कंप्यूटर में क्या लगा होता है जी? इसमें LSI चिप लगी होती है। LSI चिप, LSI का फुल फॉर्म बताओ? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स लगी होती हैं जो मॉडर्न टाइम्स की जितने भी हमारे पास में कंप्यूटर है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, चलो थोड़ा और जल्दी चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना 73। 74 पे आओ, कौन सा सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का जो है पावर रखता है? बताओ। कंपाइलर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर ही सही आंसर रखना, है ना। जो इंटरप्रेटर है वो तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग जो भाषाएं होती हैं उनमें दिए गए कोड को जो है फिर बदलता है, किसमें? वो मशीन कोड में बदलता है, तो अलग है। सिमुलेटर जो है वो मैथमेटिकल एक मॉडल है, तो मैथमेटिकल मॉडल में आता तो हम लोग सिमुलेटर लिख लेते। ऑप्शन नंबर सी लिखना इसका, कंपाइलर। नेक्स्ट आ जाओ, नरसिम्हन कमेटी। अब पहले मैं आपको दो चीज बता देता हूँ। नरसिम्हन कमेटी 2 बार बनी थी। पहली नरसिम्हन कमेटी का गठन हुआ था 1991 में, आप सोचो किस चीज के लिए था। और दूसरी नरसिम्हन कमेटी कब बनी थी? 1997 में। तो दूसरी नरसिम्हन कमेटी कब की है? 1997 की है। अब ये दोनों बार जो ये कमिटीज बनी थी, इनका मेन जो था वो था बैंकिंग सेक्टर्स को सुधारना, है ना, बैंकिंग सेक्टर को जो है सुधारना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इट मींस ऑप्शन नंबर जो है बी आ जाएगा। 14 अगस्त 1991 को पहली बार बनी थी, है ना। उस समय जो है मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और दूसरी बार दिसंबर 1997 में बनी थी, जिस समय पी चिदम्बरम साहब हमारे क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस समय जो है बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी जरूर पूछता है, पढ़ लिया करो। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा अब क्या पूछा हमसे? NSE। NSE मतलब क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। IFSC आपको कोड मिलते हैं बैंक्स के थ्रू, ओके। और एक है SGX का मतलब है सिंगापुर एक्सचेंज। तो ये हो गया सिंगापुर एक्सचेंज, ये हो गया इंडिया का, और IFSC कोड तो इंडिया में ही मिलता है। तो इट मींस इसका संबंध किससे हो रहा है? इंडिया और सिंगापुर से हो रहा है। बस इतना बताओ कि NSE का गठन कब हुआ था?
एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नो आइडिया। एनएससी बना था नवंबर 1992 में, 1992 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। तो एनएससी 1992, और एचक्यू आ जाएगा अगर इसका तो दैट इज इन मुंबई। हेमलता नोट्स नहीं खोल रहे हैं आप इकोनॉमिक्स के ना, ये सब इकोनॉमिक्स में करवाई हुई बातें हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे इसके फिर हम लोग अगर इसके पढ़ें कि कौन कौन सी इंडेक्सेस जारी करता है, तो जैसे निफ्टी 50 हो गया, किसका है? निफ्टी 50 एनएससी का है। जैसे हमारे पास में जो है 50 सॉरी निफ्टी जो है नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 500 है, तो ये सब इसके। ऐसे ही सेंसेक्स, सेंसेक्स का नाम सुना है? सेंसेक्स किसका इंडिकेटर है? वो बीएसई का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये आप लोगों को ध्यान तो रखना पड़ेगा ना गाइस, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं जहां पर हमने स्टॉक मार्केट पढ़ा था इकोनॉमिक्स के भीतर। थोड़ा और जल्दी बढ़ने का प्रयास करूंगा। चलिए, जब योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था? योजना आयोग का गठन बहुत बार बता दिया है, 1000 बार बोल दिया है, आप याद रखेंगे। क्या इसका उद्देश्य नहीं था? पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, ये था उद्देश्य। असमानताओं को कम करना, ये था उद्देश्य, है ना। उत्पादन की अधिकता को बढ़ाना, ये भी था। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध को स्थापित करना, ये इसका कोई लेना देना नहीं था इससे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। मतलब रॉन्ग चूज करना था ना, तो हमारे पास में जो रॉन्ग आंसर है वो ये है ना। वॉज नॉट लिखा हुआ, तो नॉट में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लिख लेना। 77 78 पे आप फटाफट। हु शॉट एंड किल्ड द कर्नल विलियम कर्जन वाइली, विलियम कर्जन वाइली की लंदन जाकर हत्या किसने की थी? चलो मैं आपको उदाहरण हिंट देता हूँ। अभिनव भारत के वो एक सक्रिय सदस्य थे, इंडिया हाउस से भी जुड़े हुए थे। बताओ, खुदराम थे, चापेकर थे, प्राफुल्ला थे, या मदन लाल ढींगरा थे? तो नाम भी ऐसे दिए गए इसमें कि हमें 100% गैस मिल रहा है मदन लाल ढींगरा साहब का। इन्होंने विलियम कर्जन वाइली की हत्या की थी, है ना, जब ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास गए थे उनके इंडिया होम रूल में, तो वहां पर इन्होंने उनको शॉट किया था। अब रही बात हमारे प्यारे खुदराम बोस साहब की और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों एक ही से जुड़े हुए हैं। इन दोनों का संबंध किस केस से है? याद करो आप, मुजफ्फरपुर बम मामला। तो जो मुजफ्फरपुर बम मामला था, तो इस बम मामले में इन्होंने क्या किया था? जो किसके ऊपर फेंका था? किंग्सफोर्ड के ऊपर, किंग्सफोर्ड के ऊपर फेंका था ना। तो जो किंग्सफोर्ड था उसके ऊपर जो है इन्होंने बम फेंका था। लेकिन भाई मैंने कहा ना कि अंग्रेज अपनी किस्मत लिखकर आए थे, किंग्सफोर्ड बच गया, और उसके जो है दोष में जो है फिर इन दोनों पर जो है चला था कौन सा मामला? दैट इज मुजफ्फरपुर बम मामला। कब का था? 1908, 1908 का। तो 1908 का ये मामला था, जब इनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी, है ना, उन्होंने खुद को जो है गोली मार दी, और खुदराम बोस जो है गिरफ्तार हुए और उनको बाद में फांसी दे दी गई थी। और भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वालों में अगर नाम कभी लिया जाएगा तो उसमें खुदराम बोस जी का नाम जो है जरूर आएगा, है ना। तो ये था। अच्छा, चापेकर बंधु याद है जिन्होंने प्लेग अधिकारियों की हत्या की थी? रैंड और आयस्ट करके जो दो प्लेग अधिकारी थे उनकी हत्या की थी। क्यों की थी? क्योंकि ये जो है क्या कर रहे थे? प्लेग में अत्याचार कर रहे थे भारतीयों पर, है ना। भारतीयों को खाना देने के बजाय उल्टा उनसे धन संपदा अगर कुछ रही होगी तो छीन रहे थे, महिलाओं के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। तो इस बात को जब केसरी में लिखा था, केसरी किसकी थी? रचना तिलक साहब की। तो तिलक को गिरफ्तार किया गया, फिर चापेकर ब्रदर्स आई। तो यहीं से तो हमारे देश में जो कहते हैं ना उग्रवादी विचारधारा थी हम भारतीयों की, तो वो यहीं से पनपी थी। चापेकर ब्रदर्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका मदन लाल ढींगरा है, जो कि किसके सदस्य थे? अभिनव भारत के या मित्र मेला के सदस्य थे। कौन सा गलत है? जलियांवाला बाग 1919, 13 अप्रैल 1919, ये वाला ठीक है। ठीक है। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में था, ठीक है। वैसे 1920 में स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को, लेकिन 1921 में सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ था। कह रहा है हमसे कि लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, ठीक है। लेकिन होम रूल लीग क्या 1917 में था? ये 1916 में था। होम रूल जो है 1916 में था। दो लोगों ने चलाया था, बीजी तिलक साहब ने चलाया था और एनी बेसेंट ने चलाया था। तो ये दोनों का जो होम रूल था वो 1916 का था, ना बल्कि 17 का। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। वैसे इनडायरेक्टली अगर आपसे ये क्लेम करो कि सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट 1 अगस्त 1920 को हुआ, तो फिर ये वाला भी गलत हो सकता है। लेकिन अब वही है ना कि ये थोड़ा बहुत ये कि 21 में ज्यादा जो है चला था वहां पर। तो इट मीन्स इसका राइट आंसर डी आना चाहिए। गंगा नदी का सर्वाधिक प्रदूषक क्या है? ये है हमारे पास में अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज। ये डोमेस्टिक सीवेज हमें बहुत परेशान कर रहा है, इंडस्ट्रियल नहीं। मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल से नहीं होता, लेकिन जो मुख्य है ना, गंगा के आसपास देखो कितने सारे नगरियां, कितनी सारी बस्तियां बसी हुई हैं। अब वो क्या करते हैं कि उनका जो घर का सीवेज होता है वो सारा जो है क्या कर देते हैं, गंगा में छोड़ देते हैं, नाले में छोड़ देते हैं। आप देखो उसको प्रैक्टिकल देखो। तो इसमें इसका राइट आंसर 80 का जो है बी होना चाहिए, 80 का बी होना चाहिए। थोड़ा और जल्दी बढ़ते हैं। चलिए, अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के नुकसान के लिए कौन सा हुआ था? ये नहीं बताया तो भाई बहुत बुरी बात है। ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए क्या आया था? मैं आपको बता देता हूँ।
इसके लिए आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है। यहाँ पर 1987 में एक प्रस्ताव रखा गया था कि भाई हमें जो है ओजोन लेयर को बचाना है, और जो है 1989 में ये प्रस्ताव जो है स्वीकृत हुआ, यानी कि कार्यशील हुआ, और यहाँ पर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पूरा किया गया था। मॉन्ट्रियल इज अ प्लेस, आप बताओगे कहाँ पर ये जो है मॉन्ट्रियल नामक जो है जगह होती है। दूसरा आता है इसमें पेरिस एग्रीमेंट। ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ। पेरिस एग्रीमेंट जो है कोप 21 के दौरान 2015 में लागू हुआ था, और ये ग्लोबल जो टेम्परेचर था इसकी समस्या को लेकर था। ग्लोबल टेम्परेचर को डिक्रीज करना है इस 21वीं सदी के अंत तक, है ना। तो वहां हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री लगभग जो है कम करना है, मतलब 1.5 तक रहेगा तो चल जाएगा, 2 से जो है कम करना है। और इसी पेरिस समझौते में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 रखे गए थे जो 2030 तक हमें पूरा करने हैं। ऐसे क्योटो प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में आया था। 1997 जो था उसमें आपका क्या आया था? क्योटो प्रोटोकॉल आया था। 2005 में ये लागू हुआ था। और दिल्ली डिक्लेरेशन मैं नहीं बता पाऊंगा, क्यों? क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से 4-5 डिक्लेरेशन है। जैसे 1946 में एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, एक 1959 में हुआ था। चलो वो सब दूर की बात है, मैं सबसे लेटेस्ट पे आता हूँ। 2024 में भी एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है। अब वो कौन से वाले को पूछ रहे हैं, शायद हम भी कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो आना चाहिए था कि जो ओजोन लेयर को लेकर है वो ये है। बाकी क्योटो जो था वो ग्रीन हाउस गैस को लेकर था। ग्रीन हाउस गैस को लेकर कौन सा था? वो क्योटो प्रोटोकॉल था। ये याद रखना। 81st पे आओ, सेकंड पे। कौन सा भूकंप भारत में जलाशय प्रेरित आपदा कहा जाता है? ये मतलब डैम के ऊपर आया था। और कौन सा डैम? कोयना डैम। तो जो कोयना डैम है, कोयना नदी का नाम है ना, तो कोयना डैम जो अर्थक्वेक था वो था 1967 का। और ये हम आपके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा था कि हम डैम्स तो बना देते हैं, लेकिन इन डैम्स के बनने से भी कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं। जब भूकंप आया, यहाँ हलचल हुई, है ना, तो डैम मतलब उसमें खतरा हुआ, डैम टूटा, तो इससे जो है काफी सारे लोगों की जो है जाने गई थी। और ये जो है कहा जाता है 10 दिसंबर 1967 का भूकंप है, जिसमें 6.3 के रेक्टर स्केल पर जो है भूकंप को मापा गया था। तो इस तरीके से आता है ना। चलिए, बस 5-7 सवाल और हैं, बाकी रीजनिंग तो मैं ज्यादा डिटेल जाऊंगा नहीं। तो 5-7 सवाल है, मैक्सिमम 5 मिनट कराएंगे। धन विधेयक के संबंध में कौन सा सही नहीं है? धन विधेयक के लिए क्या कौन सा आर्टिकल है? 110 है। ठीक है, तो धन विधेयक अगर 110 में है तो ये वाला लाइन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें क्या चूज करना है? गलत। तो ये वाली लाइन सही है। राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, सही तो है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा, लाइन सही है। राज्यसभा धन विधेयक पर अनुशंसा दे सकती है। राज्यसभा कैन गिव रिकमेंडेशन ऑन द मनी बिल, ये भी सही है। वो रिकमेंडेशन दे सकती है लेकिन चेंज नहीं कर सकती। तो बचा क्या हमारे पास में? एक ही बचा। देखो, दो हमारे पास में टोटल 4 बिल होते हैं ना। एक होता है साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल, अनुच्छेद 107। एक होता है मनी बिल 110। एक होता है फाइनेंस बिल 117। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 368। तो 2 बिल ऐसे हैं जिन पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। कौन कौन से वो 2 बिल हैं? पहला तो यही हो गया मनी बिल 110, और दूसरा जो आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन, तो इस पर कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। अच्छा, ये क्या पूछा है? धन विधेयक पर का प्रावधान किया गया है। हाँ, ये किया गया है लिख रहा है ना। प्रोविजन टू ज्वाइंट सेशन ऑन मनी बिल हैज बीन मेड। ज्वाइंट सेशन अच्छा सही नहीं है। हाँ, तो ये सही नहीं है, फिर तो ये ऑप्शन ठीक है ना, क्योंकि नहीं होता है। ये कह रहा होता है, नहीं होता है भाई, हमें पता नहीं होता है। तो 368 पर और मनी बिल पर कभी भी ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लिख लेना। अनुच्छेद 110 इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में निम्नलिखित में से कौन से खेलों को जो है प्रस्तावित किया गया है? शायद आप लोगों ने कम पढ़ा होगा प्रश्न, लेकिन अगर बाई चांस किसी ने पढ़ा है, करंट अफेयर से भी अपडेट रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी कीड़े बन जाओ आप लोग, है ना। बताओ क्या लिखेंगे इसका? हेमलता क्या लगता है? नो आइडिया, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर है क्रिकेट, T20, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, और जो इसमें नहीं एक और लिखा गया है उसमें शामिल होगा क्या? लैक्रोस। तो इसमें जो है एक और आता है लैक्रोस। तो ये जो है 2028 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए क्या है, खेल प्रस्तावित किए गए। कहां पर होंगे ये खेल? अच्छा, लिखा तो नहीं ऊपर लॉस एंजल्स, लिखा तो यूएसए में होंगे, है ना। कहां पर होंगे? ये लॉस एंजल्स में होंगे, यूएसए में होंगे। और कब होंगे ये? सर ये 14 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2028 होंगे। ये अभी प्रस्तावित डेट है, अभी आगे पीछे हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन 14 से लेकर जो है 30 जुलाई 2028 को ये होने वाले, है ना। और इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि क्रिकेट बहुत समय बाद जोड़ा गया, है ना। इससे पहले क्रिकेट जो है वर्ष 1900 में हुआ था। जब ओलंपिक हुए थे ना, तो वर्ष 1900 में क्रिकेट हुआ था। 1900 के बाद कोई क्रिकेट नहीं हुआ। तो आप बताओ सीधे क्या चल रहा है? 2028, यानी 128 साल बाद ये लगभग हो रहा है। तो ये मतलब एक बड़ा है। और वैसे अगर देखी जाए
तो इस बार इसलिए भी ये मजेदार है क्योंकि इस बार महिला और पुरुषों की टीमें बराबर होंगी, पहले कम ज्यादा होती थी, इस बार बराबर महिलाओं की टीम भी उतनी होंगी और पुरुषों की टीमें भी जो है उतनी होंगी हर खेल को लेकर, है ना। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसकी शुरुआत जो है 1896 में जो है इन खेलों की जो है वहां पर शुरुआत भी की गई थी। आपके लिए होमवर्क दे दूं, ओलंपिक्स में 5 रिंग्स आती है, 5 रिंग होती है ना ओलंपिक में, अगर आपने ओलंपिक के सिंबल को देखा है तो उसमें जो है लाइक दिस कुछ ऐसे 5 रिंग्स उसमें होती है। अब ये पांचों रिंग्स जो है वो किसको, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो ब्लू रिंग होती है वो पूरे यूरोप को दिखाती है, जो येलो रिंग होती है वो एशिया को दिखाती है, ठीक है। ग्रुप में देखना कोई मैसेज नहीं कर रहा, बोलो 5-10 मिनट बाद क्लास शुरू होगी, है ना। इसके अलावा जो ब्लैक रिंग है वो जो है किसको, अफ्रीका को, ग्रीन रिंग जो है ओशिनिया को दिखाती है, और रेड जो है वो अमेरिका को दिखाती है। अब मैंने देना तो होमवर्क था लेकिन बता खुद ही दिया, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये रिंग्स का भी जो है ओलंपिक्स में बहुत बढ़िया मायने रखता है ना। चलिए बोल दो 10 मिनट बाद क्लास होगी। द गंगा प्लेन इज स्प्रेड बिटवीन विच टू रिवर, गंगा का जो मैदान है वो किन दो नदियों के बीच में है, बताओ। गंगा तीस्ता, घग्गर, भगीरथी, यमुना तीस्ता या घग्गर और तीस्ता के बीच में, कंफ्यूजन है। राइट आंसर लिखना ऑप्शन नंबर डी, घग्गर और तीस्ता के बीच में जो है ये गंगा का मैदान है। और गंगा का मैदान जो है को आप 3 हिस्सों में बांट लेते हो, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए डब्ल्यूटीओ के बारे में कथनों पर विचार करो। डब्ल्यूटीओ एकमात्र वैश्विक संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का संचालन करती है। होल्ड ऑन। अफगानिस्तान 164वें सदस्य के रूप में 29 जुलाई, ईयर नहीं लिखा हुआ, कंफ्यूजन हो गई, गलत, तो दूसरा तो सरासर गलत है। अब देखो एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार का नियमन करता है, भाई ये बिल्कुल सब अपने आप में सही बात लिख रही है, तो इसमें एक कथन सही है दूसरा गलत है, क्योंकि दूसरे में क्या हो गया, या तो मिस टाइप है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये 29 जुलाई क्या क्या 2012, 13, 14, 15, 16, 18, 20 कैसे पता चलेगा। तो ये जो है अगर प्रॉपर लिखता कि 29 जुलाई 2016 तो मैं सही कह देता। वैसे डब्ल्यूटीओ का गठन कब हुआ था, सोचो गाइस, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ये हुआ था 1 जनवरी 1995 को। कब, 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ बना था। डब्ल्यूटीओ इससे पहले जो था ना वो गेट के नाम से जाना जाता था, GATT, है ना। पहले गेट होता था, गेट कब बना था, ये 1948 में बना था, लेकिन इसको फिर रिप्लेस किया डब्ल्यूटीओ ने 1995 में डब्ल्यूटीओ बना था। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कौन बता रहा है मुझे, बोलो बोलो। जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूटीओ जो है इसका हेडक्वार्टर है। बस ये इतनी चीजें याद रख ली, हमारे लिए इनफ हो जाएगी बातें। तो ये भी एक अच्छा सवाल बन गया था। 87 का कुछ ही सवाल बाकी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, है ना, अब क्या होता है वो बताना है। द इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट एसेंशियली क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीज द इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन मार्केट, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है। बी, इंक्रीज इज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। थर्ड, इंप्रूव्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये व्यापार के संतुलन में सुधार लाता है। आप आराम से इसको पढ़िए और बताइए। पहली चीज आपसे ये जानना पड़ेगा तभी क्लियर हो पाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, क्या होता है मुद्रा का डिवैल्यूएशन। पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना डिवैल्यूएशन क्या है। नो आइडिया। देखो किसी भी मुद्रा का जो मूल्य होता है ना, जैसे भारत का रुपया है, अगर हम उसको दूसरी मुद्रा के सापेक्ष उसके मूल्य को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, उसमें गिरावट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए रुपये के मूल्य में गिरावट कर दें किसकी तुलना में, डॉलर की तुलना में, तो वो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हो गया, वो हमारे मुद्रा का डिवैल्यूएशन। और सरकार ही जानबूझकर करती है कि सरकार ने क्या किया, अपनी मुद्रा का मान घटा दिया दूसरी मुद्रा के सापेक्ष में, और ऐसा भारत में 3 बार हो चुका है। हमारे देश में 3 बार डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हुआ है, 1949 में पहला, 1966 में दूसरा और 1991 में जो है तीसरा। ये 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। अब पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि भाई अगर हम जो है पैसे को हमने अपनी डोमेस्टिक करेंसी के मूल्य को घटा दिया तो विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा, ये सही कथन है। दूसरा मैंने जैसे इंक्रीज पढ़ा था मैं रुक गया था, आप यही गैस कर लेते, इंक्रीज कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, डिक्रीज होगा। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता नहीं है बल्कि घटाता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। और तीसरा व्यापार संतुलन में सुधार नहीं लाएगा, भाई इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ जो है 1 बनना चाहिए था। तो राइट आंसर लिख लेना ओनली 1।
ये थोड़ा सवाल लेवल का अच्छा खासा था। नेक्स्ट आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन वाज नॉट एडवोकेटेड बाय द एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कौन सा नहीं दिया था? समानता का सिद्धांत है, ओके देखते हैं, सर्टेनिटी का है, कन्वेनियंस का है, राजकोषीय पर्याप्तता का सिद्धांत। इंग्लिश लिखना भूल गए शायद हमारे टाइपिस्ट। इसको कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ और द प्रिंसिपल ऑफ फिस्कल एडिक्वेसी, और यही इसका राइट आंसर। ये नहीं दिया था इन्होंने जो है फिस्कल एडिक्वेसी की बात या राजकोषीय पर्याप्तता की बात नहीं की थी, बल्कि इन्होंने जो कहा था उसमें इनके जो है 3 सिद्धांत है। पहला था इक्विटी, दूसरा था सर्टेनिटी, तीसरा था कन्वीनियंस, और चौथा भी था वो था इकोनॉमी। तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी को भी दिया था। एडम स्मिथ की बुक बताओ, कौन सी बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने? वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था। क्या लिखा था एडम स्मिथ ने? एडम स्मिथ ने जो है वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जो है लिखा था। तो ये भी आप लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। खैर चलिए नेक्स्ट आ जाइए, राइट आंसर डी लिखना है इसका। 89 पे आओ फटाफट जल्दी से। स्वेट इक्विटी, सुना है किसी ने स्वेट इक्विटी? स्वेट इक्विटी हमेशा क्या होता है, जब कभी कोई कंपनी क्या करती है, अपने ही कर्मचारियों को क्या दे देती है, कुछ शेयर दे देती है। जैसे मान लो ये मैंने एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया, मैं प्लान कर रहा हूँ मैं एक नया इंस्टीट्यूट खोलूँ, लेकिन मुझे उसके लिए फंडिंग चाहिए, फंड चाहिए ना, इतना सारा पैसा नहीं है मेरे पास में। तो मैंने लेट कर दिया, उसके शेयर जारी कर दिए कि जो जितना परसेंट शेयर खरीदेगा वो कल को प्रॉफिट में उतना हिस्सा उसको मिलेगा। लेकिन आप जैसे मान लीजिए मेरे अपने कर्मचारी, तो मैंने आपको जो शेयर दिया है वो मैंने आपको फ्री में दे दिया कि मैं अपने प्रॉफिट का हिस्सा आपको शेयर करूंगा, आपसे जो है उसका कुछ पैसा नहीं लिया, तो वो इक्विटी शेयर है। जब अपने कर्मचारियों में क्या किया जाए, किसी शेयर को जो है साझा किया जाए, तो उसको इक्विटी शेयर के नाम से, स्वेट शेयर के नाम से जो उसको जानते हैं। तो ये जो है स्वेट है, स्वीट मत कहना, स्वेट है। ठीक है चलिए नेक्स्ट ऑफ फटाफट। 1969 में किसने नए शब्द ऑइकोलॉजी का प्रतिपादन किया, जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययनों को प्रस्तावित करता है? अब आपसे बस इतना पूछना है कि ऑइकोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय whom? थिंक अबाउट इट। ऑइकोलॉजी नो, तो राइट आंसर लिखना इसका अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल इज द राइट वन। इसने जो है 1869 में जो है दिया था, और ये जो है आपको बताता है किसको, पर्यावरण के उनके संबंधों को जीवों के साथ में, है ना। तो राइट आंसर लिखना है ना अर्नेस्ट हैकेल। बस यहाँ तक कि आपके जीएस के बड़े सवाल थे। अब एज यू नो रीजनिंग आपको स्वयं से करनी है, और ये आपके रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, आराम से देख लो। अभी तो मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगा कि आप इसका आंसर बताओ, इतनी जल्दी कैसे सॉल्व करो। वैसे आपने तो पेपर दिया था शायद, क्या किया था आपने इसका आंसर? 2 आंसर आ रहे थे, तो जिसका डी ऑप्शन आया होगा वो सही कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए था। ठीक है चलिए, इसमें कितने त्रिभुज गिन पाए आप? 8 गिने या 10 गिने? 10 गिने किसी ने, तो 10 आंसर सही है इसका। तो राइट आंसर ए लिखना 10 है ना। पहले तो आपने यही गिने होंगे 1 2 3 4 5, फिर आपने बड़े जो है त्रिभुज गिने होंगे, तो 10 इसका राइट आंसर आएगा। इस वाले का राइट आंसर कितना निकला? किसने इसमें लॉजिक लगा पाया? डी 8 पक्का? हाँ आंसर 8 ही है भाई, डरो मत। कैसे निकाला आपने ये वाला आंसर? 6 से गुणा किया, सबको 6 से गुणा किया, तो आ रहा है इसमें ऐसे। तो अगर सबको 6 से गुणा किया तो 8 कैसे आ रहा? अच्छा ये वाला लॉजिक भी आ रहा था, क्योंकि मेरा लॉजिक तो कुछ और लगा था इसमें, है ना। अब मैंने जो किया था, जो सोचा था कि कैसे हो सकता है, तो हमने इसमें डिवीजन वाला मेथड लगाया। जैसे मान लीजिए, अब देखो आप करना, इससे भी आता है कि नहीं आता है। जैसे ये जो डिजिट है ना, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 12 से, ये वाला डिवाइड कर देंगे हम लोग 10 से, ये वाला डिवाइड हम लोग कर लेंगे 8 से, और ये वाला डिवाइड हम लोग कर लेंगे किससे? 6 से। उल्टा तो नहीं जा रहा है? 12 12 में 2 डिजिट कम होंगे 10, और 10 के बाद 8 आएगा, 6 से नहीं आएगा सॉरी, ये 8 से आएगा। तो ये 8 से डिवाइड करना था, ये ऐसे कि ये 12 से डिवाइड किया, ये जो है 38 40, ये 10 से डिवाइड किया, और 384 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा? 48, है ना। अगर इसको मैं डिवाइडेड बाई 8 करता हूँ तो ये कितना आएगा? 48, और इसी लॉजिक के हिसाब से जो है आगे क्या काम आएगा, वो 8 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर 8 ही आना चाहिए था, तो राइट आंसर इसका 8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो ये वाला लॉजिक भी यहाँ लग सकता है। और अगर आप मल्टीप्लाई 6 वाला कह रहे हो, अगर फॉलो कर रहा है रूल को, तो फॉलो कर लीजिए भाई। इसका राइट आंसर क्या लिखना चाहिए था? डी लिखना चाहिए था। ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है कि भाई देखो हमारे पास में जो है मैट्रिक्स, बैचलर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं आप? मैट्रिक, फिर बैचलर, फिर ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैट्रिक, फिर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट। तो राइट आंसर इसका डी ही आना चाहिए था 94 का। 95 में क्या दिखा? ऑप्शन डी, श्योर ना? आगे होगा बताने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लिख लेना।
नहीं समझेंगे बता देना, ऑनलाइन वाले थोड़ा शिकायत करेंगे, लेकिन आई होप सो बता दोगे। इसका क्या लिखा आपने? बी यानी कि नॉर्थ ईस्ट, बाकी किसी का कुछ चेंज तो नहीं हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट इसका सही जवाब लिख लेना। नेक्स्ट बताओ इसका क्या लिखा, कुछ तो निकला होगा, ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। 97 98 पे आओ, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं जल्दी। देखो ये रुकने भी लग गया, बताओ 98 का राइट आंसर क्या निकला? नहीं निकला, क्यों नहीं निकला भाई? क्या निकलेगा इसका राइट आंसर? 340, 340। कैसे बताओ, ज्यादा समय तो नहीं लगेगा? अब लगेगा भी तो लगेगा, क्या करें, अब बाहर बारिश हो रही है, अंदर क्लास पढ़ो बढ़िया ढंग से। हमने ही काम किया इसमें, ये वाला सवाल है ना 98 द स्टडी, इसमें आप क्या करो, सारे डिजिट्स को जोड़ दो। यही करोगे आप, आपने क्या किया इसमें, आपने डिजिट्स को जोड़ा, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल क्या था हमारे पास में, जैसे हमारे पास में ये है पहला वाला, तो आप इसमें कैसे करोगे, जैसे 1+7 +2 +8, है ना, पहले आप लोगों ने ये जोड़ा, क्लियर हो रहा है। अब दूसरा आप इसमें क्या जोड़िए, उसी के बाद में जो लिखा हुआ है, यानी कि 1+4+4+1, ये भी जोड़ो, जोड़ो भाई, कितने हो रहे, 8 और 2 10, 17 और 1 18, होल्ड ऑन, फिर ये जोड़ो, 4 और 1 5, 4 और 1 5, कितने हो रहे, 10, ये हुआ। पहले यहां तक रोक लो दोनों चीजें। अब आप क्या करो, दोनों को जोड़ो, जोड़ो दोनों को, कितना, 18 और 10 28, ये दोनों जोड़े ना हमने, तो 18 और 10 कितना है, 28। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 10 से, हर किसी में मल्टीप्लाई 10 से करना है, तो 28 गुणा 10 करो, कितना आ रहा, बताओ, 280 आ रहा है, कितना, 180 या 280, सोचो सोचो, 28 गुणा 10 करो, 280 आ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर ये निकला। अब ऐसे ही आप यहाँ लॉजिक लगाओ, इस वाले सेकंड वाले को करो, 2+8+7+2, ऐसे करो, 2+6+1+3, काउंट करो जल्दी से, 7 और 2 9, 9 2 18 और 19, ये हो रहा 19, ये कितना हो रहा, 3 और 1 4 और 6 2 8, 8 और 4 12, ये हो रहा ना। 19 गुणा 12 करो, कितना होगा, सॉरी 19+12, 19+12, ये भगवान 31 हो रहा है, तो 31 इंटू कर दीजिए 10, कितना आएगा, 31 इंटू 10, कैलसी तो नीचे 310 आया, मतलब लॉजिक काम कर रहा है दोनों में, ठीक है। तीसरे में भी सेम फॉलो करो, यहां करो 3+9 +3+2, यहां आ रहा है 2+5+4+6, ठीक है, जोड़ो दोनों को जरा, तो ये कितना आया, 17 आया, ठीक है, ये कितना है, 6 4 10, 5 2, ये भी 17 आया, पक्का है, आप पे भरोसा करो, 17 और 17 34, 34 गुणा 10, 34 गुणा 10, आराम से समझ लो, कैलसी लेना है, कैलसी ले लेना बाद में, कितना आ रखा, 340, आंसर क्या होना चाहिए था, 340। तो मैंने कहा है कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि रीजनिंग में करवाऊंगा नहीं, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, ऑलरेडी आपको मैंने बहुत लेट करवा दिया, दूसरी क्लास के बच्चे पीछे पड़ जाएंगे, कहाँ चलेगा, हटा दो ना इसको, तो लॉजिक इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो काम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आओ 99th क्वेश्चन, 99th आपसे कह रहा है सही विकल्प चुनिए, तो क्या सही विकल्प चुना आपने इसमें, ऑप्शन नंबर सी, इसका लॉजिक मिल गया था सबको, हिमलता मिल गया था, कंफर्म वाला बताना क्या लिखा आपने इसको, कैसे किया आपने, याद नहीं है, चलो आप लोगों ने कैसे किया इसको, -3 या -4, -3, ओके, चलो आप 21 गुणा 21 करना, कितना हो रहा, 21 गुणा 21 कितना हो रहा, 441। चलो आपको एक लॉजिक और समझाता हूँ, जो पहले ना, इनका आप क्या निकालो, 21 गुणा 21 इज इक्वल टू कितना हो रहा, 441 बोला आपने, माइनस करो 4, कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा, चलो 33 इंटू 33 करके देखो कितना निकलेगा,
1089 श्योर गुड 1089 निकला माइनस 4 करो कितना निकला 1085 ऐसे आप लोग यहाँ करो 11 गुणा 11 कितना आना चाहिए 121 आना चाहिए तो 121 में से 4 माइनस करो कितना आना चाहिए 117 ये आना चाहिए यहाँ 118 है गलत है इस पे भी सेम लॉजिक लगाते हैं लगता है कि नहीं 35 इंटू 35 इतनी जल्दी कैलसी तो आप दिमाग से करोगे नहीं थोड़ा समय लेना लो तो 35 इंटू 35 कितना हो रहा है 1225 ठीक है 1225 हो रहा है कितना आ रहा है 1225 और 1225 में से 4 घटा दो 1221 तो ये वाला लॉजिक काम नहीं आ रहा है शालिनी देखो ये वाला लॉजिक भी काम आ रहा है वही है ना हाँ तो ये इस तरीके से निकला था ये गलत हो गया 117 लिखा होता सही हो जाता वरना ये गलत है अब ये थोड़ा ज्यादा समय लगाएगा दिमाग लगाएगा अब ये मत कहना उत्तराखंड ने पूछता पुलिस के पेपर ने रुला के रख दिया है रीजनिंग वाले सेशन को लेकर ठीक है चलिए इसका राइट आंसर दो जरा अब ये तो इजी है ना अब इसमें क्या ये देखोगे आप अगर ओनिडा को आप लिख लो 39685 तो क्या पूछ रहा है आपसे कि अब नोएडा को लिखोगे तो नोएडा को लिखना मैं यही से चीटिंग करता हूँ ये 9 पे मतलब एन पे 9 था ओ पे क्या था 3 था आई पे क्या था 6 था डी पे क्या था 8 था और ए पे क्या था 5 था 93,685 है कहीं तो 93,685 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए था ये पेपर लास्ट टाइम जो हुआ था वो एक्सप्लेन करने का रह गया था तो इसलिए मैंने ये अभी एक्सप्लेन कर लिया है एंड आई होप आप लोग इसको समझे होंगे है ना कल मिलते हैं